नमस्कार। आज का हमारा पाठ है वाक्य। और आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, वाक्य के अंग और वाक्य के भेदों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहले हम जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, पीछे है भाग बिल्ली के चूहे रही। यहाँ पर हम देखते हैं कि शब्दों का एक समूह है। यहाँ पर शब्दों का समूह तो कहा जा सकता है, किंतु इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होने के कारण इसे वाक्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यानी यहाँ पर हमें इन शब्दों के समूह द्वारा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब इसी वाक्य को दूसरे रूप में पढ़ते हैं। बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। इस वाक्य में हमें अर्थ का बोध हो रहा है, अतः कहा जा सकता है कि यह वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। इस उदाहरण को देखने के बाद हम वाक्य की एक सटीक परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह जो कि व्यवस्थित क्रम में हो तथा वक्ता के आशय को स्पष्ट करता हो, वाक्य कहलाता है। व्यवस्थित क्रम मतलब क्रमबद्ध तरीके से लगा हुआ हो, वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहला है उद्देश्य। कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है। कर्ता यानी करने वाला, किसी काम को करने वाला, वही उद्देश्य कहलाता है। जैसे यहाँ वाक्य में देखिए, मोर नाच रहा है। यहाँ मोर नाचने का काम कौन कर रहा है? मोर। यानी मोर करता है, उद्देश्य है। नाच रहा है, उसका विधेय होगा। दूसरा विधेय। कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए, कर्ता के बारे में, काम के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहते हैं। अर्थात कर्ता तथा कर्ता के विस्तार के बाद जो कुछ शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे ऊपर के वाक्य में मोर करता है यानी उद्देश्य है, और नाच रहा है वो उसका विधेय है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो विधेय होगा। यहाँ एक उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में राम क्या होगा? कर्ता। राम करता है, ने यहाँ कर्ता का विस्तार है, और रावण को मारा यहाँ विधेय है। अब हम यहाँ देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो तरह से होते हैं, दो आधार पर किए जाते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य का पहला भेद है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पहला उदाहरण देखेंगे, पिताजी पत्र लिख रहे हैं। इसमें पिताजी जो है वो उद्देश्य है और पत्र लिख रहे हैं विधेय है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है। इसमें जो रेलगाड़ी है वह उद्देश्य है और बहुत तेज चल रही है वो विधेय है। इसमें जो कार्य को करने वाला होता है वो उसे उद्देश्य कहते हैं, और किया जाने वाला जो कार्य है उसके कार्य का विस्तार विधेय कहलाता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य या खंड
स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर पहला उदाहरण है, बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। यहाँ हम देखते हैं कि बादल गरज रहे हैं एक अपने आप में पूर्ण वाक्य है और दूसरा वाक्य वर्षा हो रही है, यह भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। यह और समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा हुआ है, संयुक्त है, तो इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। दूसरा उदाहरण, गांधी जी भारत लौटे और उन्होंने पराधीन भारतीयों की दुर्दशा देखी। यहाँ भी दो अलग अलग वाक्य, गांधी जी भारत लौटे, उन्होंने पराधीन भारतीयों की दुर्दशा देखी। तो यहाँ पर भी और समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा दो वाक्य जुड़े हुए हैं। तीसरा, यहाँ पहले जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है। यहाँ परंतु के माध्यम से दो अलग अलग वाक्य जुड़े हुए हैं, यहाँ संयुक्त वाक्य होगा। संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय शब्द संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। उन संयोजक शब्दों द्वारा संयुक्त वाक्य में दो वाक्य परस्पर जुड़े होते हैं। उन शब्दों को यदि हम किसी वाक्य में देखते हैं तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वह वाक्य संयुक्त वाक्य है। जैसे यहाँ पर देखिए, तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः, इसलिए आदि। ये शब्द हमें जहाँ कहीं भी किसी वाक्य में नज़र आए तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि वह वाक्य संयुक्त वाक्य है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पर इन समुच्चय बोधक अवयवों का लोप होता है। वाक्य में से समुच्चय बोधक अवयवों का लोप हो जाता है, वो छुपे हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पहला उदाहरण देखते हैं, मुझे आज जल्दी जाना था, देर हो गई। यहाँ पर लेकिन शब्द का लोप है, फिर भी यह उदाहरण संयुक्त वाक्य का ही एक उदाहरण है। दूसरा वाक्य देखते हैं, वह ईमानदार ही नहीं है, परिश्रमी भी है। यहाँ इस वाक्य में हम देखते हैं कि बल्कि शब्द का लोप हो गया है। यह भी संयुक्त वाक्य का ही एक उदाहरण कहा जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त वाक्य में कहीं कहीं समुच्चय बोधक अवयवों का लोप भी हो जाता है। तीसरा है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य यानी प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, उन्हें मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिक क्रियाएं होती हैं। यह समापिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के संपन्न होने का पता चलता है। हम सब मिश्र वाक्य की पहचान कैसे कर सकते हैं? कैसे पहचानें कि यह वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है? तो कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से हम पहचान सकते हैं कि वह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। वे शब्द हैं कि, ताकि, क्योंकि, जैसे, यदि, तो, यद्यपि, ज्यों ही, जब, तब, जहाँ, तक, भले ही, जो, जिस, जिनका, जिन्हें, जिसे, उससे, जिधर, उधर आदि। ये शब्द यदि किसी वाक्य में उपस्थित हैं तो वे वाक्य मिश्र वाक्य का ही उदाहरण होंगे। यहाँ हम मिश्र वाक्य का उदाहरण देख लेते हैं। पहला है, शिक्षक ने कहा कि सबको गृह कार्य स्वयं करना है। दूसरा है, बच्चे इसलिए स्कूल जा रहे हैं ताकि वे वहाँ पढ़ाई कर सकें।
पहले वाक्य में हम सब देखते हैं कि शिक्षक ने कहा यहाँ पर प्रधान वाक्य है, क्योंकि उनके आगे के वाक्य सबको गृह कार्य स्वयं करना है अपने अर्थ के लिए उस पर आश्रित है। दोनों ही वाक्यों को यदि हम अलग अलग करके बोलते हैं तो उनका अपने आप में कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद ही अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह उदाहरण मिश्रित वाक्य का ही उदाहरण है। उसी तरह दूसरे उदाहरण में भी बच्चे इसलिए स्कूल जा रहे हैं, यह प्रधान वाक्य है और वे वहाँ पढ़ाई कर सके उस पर आश्रित उपवाक्य है। अंत में पाठ को दोहराते हुए वाक्य के तीनों भेदों को 3 अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है में पढ़ता है एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एक ही क्रिया हमें इस वाक्य में दिख रही है। तो हम जानते हैं कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वहाँ पर सरल वाक्य होता है, इसलिए यह उदाहरण सरल वाक्य का उदाहरण होगा। दूसरे वाक्य में राम ने कहा कि मोहन गाना गाता है। इसमें एक तो पूरा वाक्य है, मोहन गाना गाता है, यह पूरा वाक्य है, लेकिन राम ने कहा यह अधूरा वाक्य है, ये पूरा वाक्य नहीं है। तो जब तक हम दूसरे वाक्य को नहीं पढ़ेंगे उसके साथ तो वह वाक्य अधूरा ही रहेगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर ये मिश्रित वाक्य है, क्योंकि मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक उस पर आश्रित वाक्य होता है। इन दोनों वाक्यों में भी अधूरा वाक्य है जो कि दूसरे के बिना पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण होगा। तीसरा उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ता है और मोहन गाना गाता है। यहाँ 2 अलग अलग वाक्य और समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। इन दोनों वाक्यों को अलग करने पर भी दोनों स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ देते हैं। कोई अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। जैसे हम राम पुस्तक पढ़ता है, इसे भी पढ़ेंगे तो ये पूरा अर्थ देता है, और मोहन गाना गाता है यह भी अपना पूरा अर्थ दे रहा है। इसलिए यहाँ पर यह वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा।